क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया। क्या पढ़ना था हम लोगों को बताओ? अच्छा पीछे क्या पढ़े थे बता दो। चलो पीछे क्या पढ़े थे हम लोग? समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की संख्या पढ़ लिए थे। अच्छा ये टॉपिक हम लोगों का चला था ना, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की संख्या। एक बार इस पर चर्चा कर लें हम, पक्का कर लें। अब देखो यानी इस पर चर्चा करने के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो इस पर क्या है कि दो समतल दर्पण हम लेते हैं, ठीक है। और दोनों समतल दर्पण कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी कोण पर झुके होंगे, उनके बीच अगर कोण क्या हो जाए, थीटा हो जाए। और यह वाला एक प्लेन मिरर है, ऊपर वाला भी एक प्लेन मिरर है। यानी यूँ समझ लो कि आप कभी करते क्या हो, सैलून की दुकान में जाते हो या ब्यूटी पार्लर वाली लोग ब्यूटी पार्लर में जाती हैं ना? नहीं जाती हैं? पक्का नहीं जाती हो? आप भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर में? देखिए तो आप देखे होंगे, अरे उसमें शर्माने की बात नहीं है, ठीक। अरे आप सैलून में तुम लोग तो बाल कटवाने जाता ही है। अब ये लोग अपना फेशियल कराने नहीं जाती होंगी, किसी और के साथ गई होंगी, ठीक। तो अब सुनो, होता क्या है कि वहाँ दो दर्पण लगे होते हैं। बात सैलून की नहीं है, बात ब्यूटी पार्लर की नहीं है, जो वहाँ दर्पण लगे हैं उसकी बात करना है। तुम लोग को हर बात में मतलब मस्ती चाहिए, नहीं दर्पण निकालो, सैलून से भी नॉलेज गेन करो, कि वहाँ वो अगर काट रहा है तो मिरर है और दोनों आगे पीछे लगे हैं, मिरर लगे हैं ना, तो दोनों ओर अगर मिरर लगे हैं तो उस मिरर में अनेकों प्रतिबिंब बनते हैं ना। तो उसकी जानकारी कैसे पता चलेगी, कैसे हम जानेंगे कि उसमें कितने मिरर लगे हैं, नहीं कितने प्रतिबिंब उसमें बने हैं, ये हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो मान लिया कि वो दोनों मिरर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं। किस कोण पे झुके हैं? थीटा कोण पे। समझ में आ रहा है ना? थीटा कोण पे झुके हैं। तो अब हमने कल बताया था कि थीटा के एक टर्म को ले लेते हैं, एक पद मानते हैं। पद को हमने क्या बताया? टर्म। और टर्म को हमने लिया और उस टर्म को हमने कहा एन। क्या कहा? एन। और एन इक्वल टू क्या होता है? बोलो भाई, यानी 360 अपॉन थीटा और 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री। समझ में आ रहा है? थीटा क्या है? तो दो दर्पणों के बीच का कोण है, दो दर्पणों के बीच का कोण है। यही ना बताए थे, एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल्स बिटवीन टू मिरर। अब देखो तो बाबू, अब हमने बताया था कंडीशन, इसके लिए एन का जो वैल्यू था वह कुछ कंडीशन पर निर्भर था, कुछ कंडीशन पर। क्या कंडीशन था देखोगे? सबसे पहले केस नंबर वन कि यदि दोनों दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं और एन का जो मान प्राप्त करते हैं वह या तो सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या हो सकता है या भिन्नात्मक संख्या हो सकता है, यही ना हो सकता है। यानी एन का मान देखोगे कि एन का मान एन है, एन या तो सम संख्या या भिन्न संख्या या विषम संख्या। तो अगर सम संख्या है यानी इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। ध्यान से देखो, फिर n का मान दूसरा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? विषम संख्या हो सकता है, ऑड नंबर, या क्या हो सकता है भाई? भिन्नात्मक मान यानी फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यही हो सकता है n का मान। यानी n कहाँ से निकला? यहाँ से।
360 में थीटा से भाग देंगे तो n का मान क्या आएगा, सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा और भिन्नात्मक मान। कुछ भी आ सकता है ना, काटने पर कुछ भी आ सकता है। जैसे सपोज दैट मेरे पास थीटा का मान 60 डिग्री हो गया, थीटा का मान 60 डिग्री। अब n का मान निकालना है तो क्या करोगे, अभी फॉर्मूला पढ़े हो 360 डिग्री अपॉन थीटा, यानी अब क्या करोगे, थीटा इक्वल टू 60 है तो 360 अपॉन 60 काटोगे तो क्या मिलेगा, 6। अब यह सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है ना। तो इसी तरह से हमने कहा कि n का मान सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। क्लियर। तो अब देखो, यदि n का मान, यदि n का मान, देखना मेरे बाबू, सबसे बड़ी चीज कहता है कि यदि n का मान, n का मान एक सम संख्या है, सम संख्या है, तब बने प्रतिबिंबों की संख्या, बने प्रतिबिंबों की संख्या बराबर कल क्या बताया गया था, n-1, यानी n में से एक घटा लेना है, n में से एक घटा लेना। n का जितना भी मान कट पीट के आएगा गुणा भाग करने के बाद, तो उसमें से कितना घटाना है, एक घटाना है। क्लियर। कोई दिक्कत, बोलो बाबू, कोई दिक्कत है? हाँ, चलो आगे बढ़े। दूसरा केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है, चल बाबू केस नंबर 2 कि यदि n का मान, यदि n एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तब यदि n एक विषम संख्या है तब बने प्रतिबिंब की संख्या, बने प्रतिबिंबों की संख्या, बिंबों की संख्या, यानी नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इफ, यानी ऐसे देख लीजिए यहाँ कि इफ n इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, देन नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, यानी n का मान यदि ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज इक्वल टू n होगा, इक्वल टू n, यानी फॉर्म्ड इमेज का मान कितना हो जाएगा, n होगा। और पहले केस में आपने देखा, पहले केस में कि यदि मेरे बाबू देखोगे कि n का मान, यानी इफ n इज एन इवन नंबर, n इवन नंबर, देन तब नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, तो फॉर्म्ड इमेज इक्वल टू कितना आया बाबू, n-1। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। दूसरा, अगर n का मान विषम है तो नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज कितना होगा, n होगा। समझ गया। अब सुनो, अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 अब कहता है कि यदि n एक भिन्न है, n एक भिन्नात्मक संख्या है, n क्या है, भिन्नात्मक संख्या है, यदि n एक भिन्नात्मक संख्या है, भिन्नात्मक संख्या है, तब बने प्रतिबिंब, तब भिन्न का पूर्णांक मान ही प्रतिबिंबों की संख्या होती है, भिन्न का पूर्णांक मान ही प्रतिबिंबों की संख्या होती है। किसकी संख्या होती है, की संख्या होती है। समझ में आ रहा? चलो इसको इंग्लिश में पहले कर लो। अब कहा है कि इफ n इज अ फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, देन तब इंटीजर ऑफ द फ्रैक्शन इज अ नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, फॉर्म्ड
यानी जो फ्रैक्शनल नंबर का इंटीजर है, फ्रैक्शनल नंबर का इंटीजर है, वह क्या हो जाएगा, उस बनने प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। जैसे आपने क्या रह गया, काटा पीटा, थीटा का मान कुछ ले लिया, थीटा का मान कुछ ले लिया, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिया, डिजिट में लिया। अब थीटा का मान अगर हमने ले लिया 25 डिग्री, हमने कितना ले लिया 25 डिग्री, ए थीटा इक्वल हो गया, समझो पहले। अब हमने क्या करा, इसको एन निकाला, तो एन इक्वल टू हमने लिखा तो 360 अपॉन थीटा मिला, 360 अपॉन थीटा मिला। समझ में आ रहा है ना इतना, बोलो बाबू समझ में आ रहा है पक्का। तो अब हमने इतना करा, अब करते क्या है कि इसको थीटा का मान रख देते हैं, तो थीटा कितना है 360 अपॉन 25 कुछ काटो पीटोगे कुछ तो मिलेगा ना, क्या मिलेगा, 5 से काट दो तो 5 से काटोगे तो 5 मिलेगा, ऊपर वाला कट के कितना होगा बताओ, तो 5 से काटोगे तो पहले तो 7 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो यानी तुमको मिला क्या 72 अपॉन 5, 72 अपॉन 5 मिला। अब इसको भाग दो, तो इसको भाग दोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, इतना आएगा ना। फ्रैक्शनल बनाओगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओगे, क्या बनाओगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी पूर्णांक वाला भिन्न। कौन भिन्न, पूर्णांक वाला भिन्न बनाओगे। तो जब पूर्णांक वाला भिन्न बनाओगे तो 72 अपॉन 5 यानी 72/5 कितना में बच जाएगा 14 कंप्लीट 2 अपॉन 5 में, यानी 14 पूर्णांक 2/5 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या बतानी है ना, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, यानी जो यहाँ बच गया, जो बच गया यानी वही जो पूर्णांक बोले हैं कि इंटीजर ऑफ द फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, यानी इसलिए फॉर्म्ड इमेज, फॉर्म्ड इमेज, इमेज इक्वल टू 14, इक्वल टू क्यों, क्योंकि यही उस फ्रैक्शन का इंटीजर है, पूर्णांक है। अब समझ में आया। तो इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके थे, यहाँ पढ़ लिए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत, ये सारी बातें लिखी गई थी। हाँ कल इंग्लिश नहीं लिखा गया था, आज इंग्लिश लिख दिया गया है, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत। कल बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर इंग्लिश आपने नहीं लिखा, बहुत सारे लोगों ने बोला, वाह क्या बात है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो इस चीज़ को आज कर दिया गया, कोई दिक्कत। तो कहाँ से कहाँ गए हैं हम लोग, ये समझ में आ रहा है ना। हम लोग पश्चिम बंगाल टू हरियाणा घूम लिया है एकदम पूरा, यहाँ से यहाँ, ये डिचुम 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 यहाँ तक, समझ में आ रहा ना। और एन का मान हमने केस 1 से लिखा, केस 2 से लिखा, केस 3 से लिखा। और एक क्वेश्चन नहीं है भाई, ये क्या है, थीटा है, तो थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्म्ड एंगल बिटवीन टू मिरर, एंगल बिटवीन टू मिरर। और यहाँ जो आपको ये दिख रहा है बाबू, ये आपका है क्या, मिरर है। और इस मिरर में नाम लिख देते हैं एम एम डैश एन, एम एम डैश एन। और दो मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पर झुके हुए हैं। सैलून में जाते हो तो आगे वाला शीशा बिल्कुल खड़ा रहता है, लेकिन पीछे वाला शीशा कुछ झुकाया जाता है, झुकाया जाता है ना, कुछ पीछे से झुका रहता है। या बहुत बड़े सैलून में ना जाके देखो, छोटे वाले सैलून में एगो आगे छोटा सा मिरर होगा, एक पीछे से क्या किए होंगे, रस्सी से बांध के लटकाए होंगे, तो समझ में आ जाएगा कि वो झुकाए हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो एग्जाम्पल समझाने का हमने प्रयास किया, यहाँ समझने का प्रयास हुआ, यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब इससे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया। क्या एग्जाम्पल दिया गया कि यदि दो दर्पण एक दूसरे से डॉट 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 एंगल पे झुके हैं, डॉट 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 एंगल पे झुके हैं, तो इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें, यही ना है, इनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। तो अब देखो बाबू, अब डॉट 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 एंगल पे झुके हुए हैं, बहुत सारा एंगल दिया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि इफ टू मिरर्स आर बेंट, two mirrors are bent, some angles to at the some angles to each other, two mirrors are bent at the some angles
टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? देन फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज बिटवीन देम। तो इसको इंग्लिश में कर सकते हो, तब बने प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। और संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वही गुणा भाग लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहला हमने 60 डिग्री के लिया, कहीं इसमें है 60 डिग्री, क्लियर है ना? तो 60 डिग्री के लिए फॉर द 60 डिग्री, यानी फॉर 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के लिए हमको n निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? n। तो n इक्वल हम क्या पढ़े हैं? बोलो भाई 360 बट्टा थीटा, 360 बट्टा थीटा। n का मान निकालना है तो 360, अब बट्टा थीटा का मान कितना डिग्री लिया? 60, काट दिए तो मान क्या आया? 6। तो हमने बताया कि 6 क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है। कौन नंबर है बाबू? इवन नंबर है। तो जब इवन है तो बने प्रतिबिंब की संख्या, अभी इधर पढ़कर आए हो, अभी इधर पढ़कर आए हो कि जब इवन नंबर है तो बने प्रतिबिंब की संख्या n में से 1 घटा लेंगे। जो n का मान आएगा उसमें से 1 घटा लेंगे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आ गई? तो यहाँ n का मान 1 घटाया गया तो नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज कितने हो गए भाई? 5 हो गए, 5 हो गए। वही चीज़ कह रहा है 30 डिग्री के लिए। तो n का मान, थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री। तो अब बताओ 30 डिग्री यानी 360 बट्टा 30 डिग्री, 360 बट्टा 30 डिग्री, मान आया कितना? 12। तो बने प्रतिबिंब की संख्या, फॉर्म्ड इमेज, नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, इमेज इक्वल टू कितना? 11। क्लियर है ना? n में से 1 माइनस, n में से 1 माइनस। उसी तरह से 15 डिग्री के लिए विषम सम संख्या आया तो फॉर्म्ड इमेज। उसी तरह से 36 डिग्री के लिए फॉर्म्ड इमेज 9। लेकिन अब 120 डिग्री के लिए विषम संख्या है ना, ये क्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो बने प्रतिबिंब की संख्या वही हो जाएगा। अब फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हमने एक एग्जाम्पल पीछे दिखाई दिया और इसमें क्वेश्चन होंगे। अच्छा, पहले उतारना है इसको, ठीक है? तो पहले उतार लो इधर। चलो, हो गया? वीडियो पॉज करना है, फटाफट उतार लेना है। चलो अगला देखो, एक क्वेश्चन लिख लेना है और उतार लेना है। आगे बढ़ें आप। चलो अगला देखो, यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ 230 डिग्री एक एंगल लिया गया है और 230 डिग्री कैसे हो जाएगा? ऐसे होगा ना? तो उनके बीच कौन सा, मतलब ऐसे, एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बना? 230 डिग्री का। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो 230 डिग्री का कोण बना, थीटा इक्वल टू। तो अब n का मान निकालेंगे तो 360 बट्टा थीटा, यानी 360 लिया और थीटा का मान कितना लिया है? 230। काट दिया तो कितना हो गया बाबू? 36 बट्टा 23, यानी इसको पूर्णांक में तोड़ो। 36 बट्टा, तो यानी 1/13 बट्टा 23 हो जाएगा ना? तो यह n, यह इंटीजर है ना, यह पूर्णांक है, यह क्या है? भिन्न का पूर्णांक है, भिन्न का पूर्णांक है। अतः बने प्रतिबिंब की संख्या इंटीजर है ना, इंटीजर ऑफ द फ्रैक्शन, ऑफ द फ्रैक्शन। तो अब यह फ्रैक्शन का इंटीजर है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? नंबर ऑफ फॉर्म्ड इमेज, फॉर्म्ड इमेज कितने होंगे बाबू मेरे? इक्वल टू 1। अब तो समझ गया, नंबर ऑफ फॉर्म्ड इक्वल टू 1, जो पहले से ऑलरेडी ऊपर लिखा जा चुका है। अब 70 डिग्री के लिए करा गया तो यहाँ भी फ्रैक्शनल वैल्यू आया, यानी इतना आया 36/7। अब काट दिया गया तो क्या आया? भिन्न का पूर्णांक 5 आया, इसलिए बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 होगी। अब जो समझ गया, कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई। अब क्या पढ़ना हम लोगों को? अब आगे पढ़ना है कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। गोलीय दर्पण में कितने दर्पण होंगे? एक उत्तल और एक अवतल, कनकेव और कन्वेक्स। तो कनकेव और कन्वेक्स से हमें नंबर ऑफ इमेज कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्म कैसे होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज का रूल पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज का रूल। क्लियर है? तो पहले इसको लिख लो और आगे बढ़े हम लोग। चलो लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमको आगे बढ़ना है
तो हेडिंग डालना बाबू, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, या गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। हेडिंग डाल लेना। पहला हेडिंग क्या डालना, गोलीय दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम, प्राप्त करने के नियम, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। ठीक है, चलो, रूल फॉर ऑब्टेनिंग, रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज फॉर्मेटिंग बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब देखो ये कुछ रूल हैं, कुछ रूल। पहले तो इसका हम वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं कि जब किसी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में कुछ भी हो सकता है बाबू। क्या हो सकता है, या तो अवतल दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण हो सकता है, या उत्तल दर्पण हो सकता है। तो जब गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है, किसी वस्तु को रखा जाता है, वस्तु को रखा जाता है, तब उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये बात समझो, जब गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। देखो बाबू समझो, पहले लिखना बंद करो भैया, पेन कॉपी पॉज करो, मेरी बातों को सुनो। जब गोलीय दर्पण के सामने, कोई भी गोलीय दर्पण हो, या तो उत्तल हो या अवतल हो, और उसके सामने जब हम किसी वस्तु को रखेंगे, किसी वस्तु को, तो उसमें उसका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है उस चीज़ को देखना है। ठीक है, तो अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि प्रतिबिंब तभी प्राप्त होता है। देखेंगे बाबू, पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, प्रतिबिंब तभी प्राप्त होता है, बिंब तभी प्राप्त होता है, या थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करते हैं, प्रतिबिंब किसी बिंदु पर, प्रतिबिंब किसी बिंदु पर तभी प्राप्त होता है, पर तभी प्राप्त होता है जब, तभी प्राप्त होता है जब, ध्यान से सुनो, जब वस्तु से आप आती किरणें वस्तु से आती किरणें, कम से कम लगा लो इसमें, वस्तु से कम 2 आती किरणें, वस्तु से कम 2 आती किरणें परावर्तन के बाद वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तब उस प्रतिच्छेद बिंदु पर, उस कटान बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
देखो बाबू, एक काम यहाँ हो गया कि यह तभी पॉसिबल है कि जब दर्पण से वस्तु से आती किरणें, कम से कम कितनी किरणों का आना जरूरी है? 2 किरणों का। एक किरण आएगी तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, हम कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब तो समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए वस्तु से कम 2 प्रकार की किरणों का आना जरूरी है। कितने प्रकार की किरणों का आना जरूरी है? 2 प्रकार की किरणों का आना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या बाबू? तो 2 किरणों का आना जरूरी है। अब तो समझ में आ रहा है? चलो, अब 2 किरणें परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर काटती हैं, तो जिस बिंदु पर काटेंगी वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा, वही उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ कटान बिंदु पर या तो काटती हैं प्रतिच्छेद करें, या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो। तो ये तो आप जोड़ लोगे भाई कि यहाँ जो हमने लिखा कि दूसरे को एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो। तो प्रतिच्छेद करें या प्रतीत हो, या क्या हो? प्रतीत हो। कोई दिक्कत है? या तो प्रतिच्छेद करे या प्रतीत हो। तब क्या बनता है बाबू? उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस कटान बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता। अब तो समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? चलो, इतनी बातें समझ में आ गई बाबू। चलो, उसको कैसे करना है हम अभी दिखा देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको सेटिंग कर दे बाबू, एक साथ हो जाए। हो गया? अच्छा, नहीं हुआ? अच्छा वाह, हो गया? ये बातें समझ में आई? यानी पहले इसको इंग्लिश कर दें कि छोड़ दें? इंग्लिश छोड़ देते हैं, जरूरी क्या है लिखना? चलो, अब देखो तो कम से कम कितनी किरणों का आना जरूरी है? और 2 या तो काटेंगी या काटती हुई, तब उस बिंदु पर जहां काटती हैं वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए पहला रूल किसके में देखना है हमको? अवतल दर्पण में। किस में देखना है? लिख देते हैं, इंग्लिश जगह छोड़ा है, लिख देते हैं अभी, ठीक है? अच्छा, क्या हो गया? ये जानते हैं ना प्रॉब्लम्स कहाँ क्रिएट हुआ है? देखो अब लिख देते हैं, प्रतिच्छेद करें। अरे छोड़ो यार, और यहाँ प्रतीत लिख लेना, ठीक है? चलो, इंग्लिश लिख देते हैं अभी। अब सुनो बाबू, पहला हमको किस में देखना है? अवतल दर्पण में। किस में देखना है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम है। शांत हो जाओ। पहला कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब चलो, क्या हुआ है? अच्छा, एरर हो गया है। कहाँ एरर हुआ है? तो बड़ा दांत चिदोर रहे हैं भाई, लग रहा है आपकी मौसी है यहाँ। हैं? बोलो, इतना खुश हैं? अरे पढ़ के इतना खुश है, वाह क्या मिल रहा है, क्या बात है भाई। लगता है ना जैसे इनके मौसा जी और मौसी जी लोग साथ में जा रही हैं। सर प्रतिच्छेद हो गया, वाह क्या बात है भाई। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, मौसी का नाम सुन के भी खुश है?
अरे आप देखो, तुम लोग के मौसी का नाम क्या है, उससे हमको क्या लेना देना। रे चट्टा कहीं का। हाँ हाँ, तुम लोग के मौसी का नाम कुछ भी हो रहा है, चट्टा तुम लोग। अरे हमसे काहे बता रहा है कि हमारे मौसी का नाम ही है। हाँ, मौसा लोग थोड़ा सा वो अलग टाइप के हैं, मतलब करिया वरिया है का, स्मार्ट नहीं है। अरे हम स्मार्ट हैं। चलो कोई बात नहीं है, मौसा बना लो मौसा, इधरों खुशी है। चलो आगे बढ़े, छोड़ इन सारी बातों को, छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चा लोग। अच्छी बात नहीं है मौसा घरे बनाना है, यहाँ नहीं। यहाँ क्या करने आए हो? पढ़ने। आगे बढ़े। बगल में पूछेगा बबुआ, बहुत खुश है वो। क्या खुश है, बाद में बताएगा। वाह, उसका प्रॉब्लम कुछ अलग है। देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करना, ठीक है। चलो भाई, ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर। चलो, कनकेव मिरर में कैसे प्राप्त करना है, तो पहला रूल देखना। इसका कुछ रूल होगा मेरे बाबू, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग। रूल पहला, शांति बनाए रखें और पहला रूल देखें। पहला रूल देखो, कहता है कि सबसे पहले देख लो, ये तुम्हारा अवतल दर्पण है। क्या है? अच्छा, ये दर्पण है ना। पहले तो पेंटिंग करो तब ना दर्पण बनेगा। ये अवतल दर्पण हो गया। और इस अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, प्रधान ये कौन अक्ष है बाबू? कैसे पता चला कि तुमको प्रधान अक्ष है? ध्रुव से होकर गुजरेगी तो मान लो प्रधान अक्ष है। पता क्या करना है? प्रधान अक्ष मान लो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इतना बात समझ में आया? चलो, अब यहाँ जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये क्या होगा? उसका ध्रुव होगा। और दर्पण क्या है? एम और एम डैश है। क्लियर? अब इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर कोई वस्तु है, और ज़रा ध्यान देना, पहला रूल है कि अगर कोई किरण इसके समांतर आएगी, समझ में आ रहा है ना? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समझ में आ रहा है ना? जब कोई किरण उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से गुजरती है। हेलो, ये इधर इधर इधर। क्या नाम है आपका? कहाँ देख रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? इतना बढ़िया फिजिक्स का मास्टर इधर है। अरे वही आपका ध्यान, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, तेरा सर इधर है। चलो, तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो परावर्तन के बाद किधर जाएगी? फोकस से होकर गुजरेगी। पहला रूल समझ में आया? यानी किरण आरेख खींचना है तो रूल नंबर पहला देखो कि यदि कोई किरण उसके प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो तो फोकस से होकर गुजरेगी। फोकस से होकर, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए, लाइट कट गया तो लिखेंगे बाबू कि अवतल, देखो अवतल लिखा रहा है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आएगा। अवतल, क्या हो गया तेरे को भाई? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती हैं। क्लियर है ना? यानी रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलली इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर,
कनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पास अवे फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, यानी कहने का अर्थ है, देखो द रेज कमा लगा के विच आर पैरेलल, क्लियर है ना, टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, क्लियर है ना, कॉनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन passed from the focus of mirror, यानी जैसे होगा पास करेंगी, कहाँ से पास करेंगी, फोकस से, क्लियर है ना। और फोकस को किससे डिनोट करते हैं, पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो वीडियो पॉज करिए और इसको लिखिए। चलो भाई इंग्लिश लिख दिया है, इंग्लिश लिख लो फटाफट पॉज करके।